हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में चैप्टर 13 राउंड में। हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक ऐसे टाइप का मोशन होता है जिसमें पार्टिकल कहाँ जाता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस टाइप के मोशन को हम ऑफिशियल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब पार्टिकल कहाँ आगे पीछे मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और टाइप के ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, स्विंग, है ना। जैसे आप झूला झूलते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो वो भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। या आपने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक होती थी जिसमें एक बड़ा सा बॉब लगा होता था। जब भी हमने उस टाइप की वॉचेस अगर आपने देखी हो जो पहले चलती थी, उसमें क्या करता था, बॉब भी आगे पीछे मूव करता था। अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब समझेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब, है ना। तो आगे हम देखते हैं ये तीनों वर्ड इस पिक्चर की मदद से। आप देखें एम्पलीट्यूड किस चीज़ को कहते हैं। एम्पलीट्यूड जब पार्टिकल, हमारी साउंड जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब एम्पलीट्यूड किस चीज़ को बोलते हैं, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा। व्हेन पार्टिकल मूव्स मैक्सिमम फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्टेंस है ये एरो से बना के जो रिप्रेजेंट करी हुई है, तो बच्चों ये आपसे अगर कोई पूछे ये क्या है तो आप कहना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब अ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है ये देखें। अब वेव यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां से नीचे गई, फिर ये वापस ऊपर आई। तो ये वेव जो मैंने रेड कलर से बनाई ये कंप्लीट वेव है, यहां से स्टार्ट यहां पर एंड। अब आपको यह समझना है कि इस वेव को यहां से चल के यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। मतलब एक वेव कंप्लीट करने, जब हमारी वेव वन वेव कंप्लीट कर ले, साउंड की वेव एक राउंड कंप्लीट कर ले, यहां से स्टार्ट हुई थी वापस यहां पहुंच जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक वेव कंप्लीट हो गई। जब एक वेव कंप्लीट जितने टाइम में होगी उसी टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग और द रिपीटिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट at that time is known as time period. Means a time required by the any wave to repeat itself is known as time period. मतलब ऐसा इंटरवल जहां पर दो पॉइंट वापस से आए, मतलब यहां से चले थे वापस यहां पे आने का टाइम क्या होगा, वही होगा टाइम बोलते हैं। अगर यहां से चले थे वापस यहां पे आने का टाइम क्या होगा, वन वेव कंप्लीट हो गई। और वन वेव कंप्लीट होना मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड आ जाना। एक वेव अपने आप को रिपीट करती है कब, जब ये टाइम हो जाता है। मतलब 0.5 सेकेंड यहां मेंशन है, देखो यहां से वेव स्टार्ट हुई, यहां पर वापस पहुंच गई, तो ये टाइम जो लगा यहां से यहां तक वापस पहुंचने में, इनिशियल से यहां से स्टार्ट हुआ था वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला टाइम क्या है, 0.5 सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब जिस भी इंटरवल में वेव अपने आप को रिपीट करेगी या वापस इनिशियल पर पहुंच जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहां टाइम पीरियड क्या दिया, इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखो वेव ने यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा कंप्लीट करके वापस फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक टाइम पीरियड है। आई बात समझ में, होप मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम, अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी जब भी आए तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का काम है। फ्रीक्वेंसी जब भी आएगी तब हमें ध्यान क्या रखना है, 1 सेकेंड। जितनी भी वेव 1 सेकेंड के अंदर बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी।
मतलब एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हो रही हैं या एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव आ रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वही वेव की क्या होती है, वही साउंड की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल यहां से वेव चली, यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकेंड, यही टाइम पीरियड है। फिर यहां से वेव चली, यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड प्लस 0.5 सेकेंड क्या हुआ, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव कितनी कंप्लीट हुई, 2 वेव कंप्लीट हुई, तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव बन रही है, 2 बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 2 हो गई। तो हमें यह बात ध्यान में रखना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव बन रही हैं, या एक पॉइंट पे से 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही हैं, हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। और एक वेव का टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। एक वेव अपने आप को कितने टाइम में रिपीट कर रही है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं अगर टीचर आपको चेक कर रहा होगा। अब चलते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, ये हम समझ चुके हैं, डेफिनेशन आपके लिए है, आप बेटर होगा कि याद कर लें। अब देखते हैं हम हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, एक यूनिट है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। अब बात आती है कि हम नाना नानी दादा दादी सबकी आवाज अलग अलग होती है। क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि हम सबकी आवाज के बीच में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। मम्मी की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और पापा के आवाज की फ्रीक्वेंसी कम है। पापा के आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और मम्मी की आवाज का एम्पलीट्यूड जो है वो कम है। इस वजह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लाउडनेस एंड पिच। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप, है ना, आप जिसमें ट्रम्बलर और चम्मच लेकर स्पून लेकर बजा के देखेंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। जितने ज़्यादा हार्ड मारेंगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, यही यहाँ पर बताया गया है। हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ बैंग द स्पून ऑन द ट्रम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस। साउंड मतलब जितनी तेज आप मारते जाएंगे उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, जितनी तेजी से आप मारेंगे उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। इन द एंड आप समझ लें वो साउंड ज्यादा लाउड होती है। कौन सी साउंड लाउड होगी, साउंड लाउड मतलब तेज वो होगी जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। मैंने क्या कहा आपसे, पापा की साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है जब भी पापा की आवाज तेज है, भारी है। मम्मी की आवाज का एम्पलीट्यूड कम होता है, इसीलिए उनकी साउंड क्या है, सॉफ्ट है, और पापा की लाउड है। ये डिफरेंस है। इसीलिए मेल्स जो होते हैं, मेंस की आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी वॉइस क्या होती है, लाउड होती है, और फीमेल्स या वुमेन्स की आवाज में साउंड में एम्पलीट्यूड कम होता है जिसकी वजह से उनकी वॉइस सॉफ्ट होती है। तो मेन रीजन है किसी भी साउंड का लाउड होना या सॉफ्ट होने पे क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर आपका दोस्त बहुत तेज चिल्लाता है तो उससे क्या बोलेंगे आप मजाक में, भाई तेरा एम्पलीट्यूड कम कर, है ना। हम फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो यहां दिए हैं। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन। क्या लिखा है यहां, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। मतलब अगर लाउडनेस को एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो लाउडनेस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपको सिंपल सा ये समझना है, अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउडनेस क्या होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, आपको स्क्वायर होके मिलेगी, क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यहाँ एक नॉर्मल सी रेंजेस दी हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की जो आप डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, वो आप रिफर कर सकते हैं और कुछ नॉर्मल चीजों को याद रख सकते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, यहीं देख लिया अपन ने, है ना। आगे चलते हैं फिर। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की।
The frequency determines the shrillness of the sound. If the frequency of vibration is higher, sound is shrill and has higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we can say that the sound has lower pitch. ओहो, अब नई चीज सीखेंगे फ्रीक्वेंसी. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी साउंड उतनी ही ज्यादा श्रिल होगी या पिच होगा. मतलब आप बोल सकते हैं उसकी आवाज उतनी ज्यादा थिन होगी. थिन, मम्मी की आवाज होती है ना, कुछ लोगों की आवाज चुपती है बिल्कुल बारीक सी, फीमेल्स की आवाज होती है ना, तो मतलब उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और एम्पलीट्यूड कम होता है. एम्पलीट्यूड तो हम पीछे देख ही आए. अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, उसकी आवाज उतनी शार्प होगी. शार्प मतलब समझते हैं, जैसे नाइफ होता है उस तरह का शार्प नहीं, मतलब बहुत ज्यादा थिन. अब आप देखें यहां पर फ्रीक्वेंसी 3 है, ये आवाज कम शार्प होगी. अगर फ्रीक्वेंसी 6 हो गई तो और ज्यादा शार्प होगी, और अगर 12 हो गई तो डबल इतनी ज्यादा शार्प होगी. अब बात समझ में आई कि जितनी भी ज्यादा आपको आवाज निकालना है बारीक, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, है ना. आपकी आवाज जो है वो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आपकी मम्मी की आवाज जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या शार्प है, श्रिल है, उसका पिच हाई है पापा की आवाज के कंपैरिजन में. तो उसके पीछे रीजन क्या है? मम्मी की आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और पापा की आवाज में फ्रीक्वेंसी कम है. अ लो पिच साउंड ऑन अनदर हैंड. अब आप देखें कि हमने जनरली देखा है कि जो विसल होती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है, हाई पिच की होती है. बर्ड्स जो होती हैं वो जनरली हाई पिच की वॉइस प्रोड्यूस करती हैं. लेकिन जो लॉयन होता है, अगर लॉयन लो पिच की आवाज़ प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो लाउड होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. अगर जंगल में शेर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आवाज़ से बोलेगा तो जंगल के जानवर उससे डरेंगे? नहीं डरेंगे. उसको एम्पलीट्यूड चाहिए, उसकी आवाज़ भारी होना चाहिए, कम से कम दम तो दिखे कि जंगल का राजा बोल रहा है, नहीं पता चल रहा है कोयल की तरह बोल रहे हैं वो. उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की है कि कोई सुन ही नहीं रहा, सब कह रहे हैं बैठे रहो यहीं, शेर आ रहा है तो क्या करें. वेरी बैड डे यू हेयर द वॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड अडल्ट. हाँ, अब देखें सिंपल सी चीज़ें. आप चिल्ड्रन, अडल्ट, दादा दादी, नाना नानी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारों की आवाज़ में डिफरेंशिएट, कुत्ता बिल्ली, डॉग, वुमेन, कैट, सबकी आवाज़ में डिफरेंशिएट किन टर्म्स पे करते हैं? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड. अगर आप बोलोगे कोई की आवाज़ ज़्यादा भारी है, तेज़ है, बेस इसका ज़्यादा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. किसी की सॉफ्ट है, श्रिल है, बारीक है, पतली है, उसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. इस तरह से अब ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिकल वे में सोचें. ऑडिबल एंड इनऑडिबल. अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़. साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड हम सुन नहीं सकते. मतलब अगर कोई इतने धीरे बोलता है कि 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसको सुन नहीं सकते. इनऑडिबल, हम उस आवाज़ को नहीं सुन सकते. और वो साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, वो भी हम नहीं सुन सकते, वो भी हम नहीं सुन सकते. तो हम मतलब 20 to 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. 20 to 20,000 हर्ट्ज की वॉइस हम ह्यूमन सुन सकते हैं. Some animal can hear the sound of frequency higher than the 20,000. Dogs have ability. The police use high frequency whistles which dog hear but human cannot. The ultrasound equipment for investigating tracking medical use. हाँ, अब इतनी सी चीज़ यहाँ समझ लें स्टूडेंट्स. जो डॉग्स होते हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन लेते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर. इसीलिए आपने हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, या आपने कब अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया हो, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की, जो अर्थ के अंदर से आ रही होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. तो हम इंसान उसको सुन नहीं पाते. लेकिन जो डॉग्स हैं वो इसको सुन लेते हैं. जब वो सुन लेते हैं तो
डॉग्स हमेशा क्या करने लगते हैं, वो अपनी बार्किंग शुरू कर देते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉग्स को पहले पता चलता है कि अर्थक्वेक आ रहा है और वो बहुत दूर भाग जाते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन। ऐसे ही हम अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो सोनोग्राफी में यूज़ होता है ज़्यादातर मेडिकल एप्लीकेशन, उसमें भी हम क्या देख लेते हैं, आपकी पेनक्रियाज में या किडनी में स्टोन्स जो होते हैं, हम वो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से यूज़ करके देख लेते हैं। अब चलते हैं नॉइस एंड म्यूजिक। अब नॉइस क्या होता है ना, हमारा दोस्त अगर गाना गा रहा हो तो हम बोलते हैं कृपया गदर ना मचाओ, शोर ना मचाओ, ये बेसुरा मत गाओ, चुप कर भाई, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि वो आवाज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, या आपको एनॉइंग हो, या आपको एंजाइटी क्रिएट कर रही हो, या आपको गुस्सा दिला रही हो, उस साउंड को क्या बोलते हैं, नॉइस। अनप्लेजेंट साउंड दैट आर कॉल्ड नॉइस। समझे, ऐसी अनप्लेजेंट साउंड जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉइस। वहीं म्यूजिकल साउंड है जो आप हेट नहीं करते, वो आपके लिए अच्छी होती है, आप कहते हैं और थोड़ा वॉल्यूम कर दे, तेज बजा दे, अच्छी लग रही है ना। अब नॉइस मतलब बेकार की वॉइसेस जो कोई सुनना नहीं चाहता, वो डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं और उनकी वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो हम उस नॉइस की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई हैं, उसको पढ़ने के लिए क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे नॉइस पॉल्यूशन को। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड sounds in the environment is called noise pollution. Major cause of noise pollution are the sound of vehicle explosion like bursting of cracker machines, loudspeaker, etc. What is the sources in the home may lead to noise? Television, transmitter, क्या क्या चीजें घर में, high volumes, kitchen appliances, desert, noise pollution, etc. ये सारी चीजें जो हमारे घर में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। What are the harms of noise pollution? नॉइस पॉल्यूशन की वजह से क्या हार्म हो सकते हैं, हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कुछ कुछ को नींद ना आए, है ना, हाइपरटेंशन हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, एंजाइटी हो जाए, है ना, एंजाइटी की वजह से बहुत से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है नॉइस की वजह से। और कंटिन्यूसली प्रॉब्लम वाली साउंड मतलब अनॉइंग नॉइस पॉल्यूशन की वजह से लोगों की हियरिंग कैपेबिलिटी कम हो सकती है, मतलब उनके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं। द मेजर टू द लिमिट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। अब हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाना है जिससे नॉइस पॉल्यूशन को हम अपने घर में भी और जो बाहर से आ रहा है उसको कंट्रोल कर सकें। हम साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, है ना, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब क्या है कि हम साइलेंसिंग डिवाइस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन पर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर अच्छे साइलेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन में, होम अप्लाइंसेस में हम ज़्यादातर घर में वो चीज़ें लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रूम्स में जो सॉफ्ट हो, मतलब सॉफ्ट चीज़ क्या करती है, सॉफ्ट चीज़ें क्या करती हैं स्टूडेंट्स, वो वॉइस को, साउंड को, नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और सबसे ज़्यादा प्लांट्स नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें प्लांटेशन करना चाहिए। और ये सारी फैक्ट्रीज जो जो भी चीज़ें नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, हम उनको हमारे घर से दूर रखें, मतलब हमारे रेजिडेंशियल एरिया से, कॉलोनी से दूर होना चाहिए। हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, है ना, हॉर्न्स कम बजाना चाहिए या हॉर्न फ्री जोन क्रिएट करना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, ट्री शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड। और इस तरह के डिवाइसेस भी आते हैं जो अनोइंग साउंड या अनवांटेड साउंड को कैंसिल कर सकते हैं, आपके घर में इंटर नहीं होने दे सकते। मार्केट में बहुत से अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, वो आप बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ अलग मेजर्स यूज़ करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की वाइब्रेशन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से अनवांटेड वाइब्रेशन या साउंड आना बंद हो जाती है और एक कॉमन साउंड आपको सुनाई देती है, नॉर्मल सी, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अब चाइल्ड एम्पावरमेंट डिवाइसेस हैं, अब हो सकता है किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से किसी की हियरिंग पावर लॉस हो गई हो, ईयरडम डैमेज हो गया हो, तो उनके लिए कुछ डिवाइसेस आती हैं। जो डिवाइसेस आप पोर्टेबल होती हैं, उनके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसको आप अपने ईयर में फिट कर सकते हैं, जिससे आप अपने कान, जिन
लोग जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं मींस या डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो लोग जिनको थोड़ी डीफनेस की प्रॉब्लम है या उनकी हियरिंग प्रॉपर नहीं है, वो इस टाइप की डिवाइसेस यूज़ कर कर अपनी नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी रिस्टोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें उन साउंड के सोर्सेस से दूर रहना है जो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और उन सोर्स साउंड को मिनिमाइज करना है जो हमारे घर में है। और हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे की साउंड में, और हम कैसे बताएंगे कि ये साउंड इस साउंड से अलग है, हम साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस किस मीडियम में ट्रैवल होती है। तो हम आई होप आप इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, सिर्फ कॉपी पेन आंसर लिखकर मार्क लेकर ख़त्म ना करेंगे। थैंक यू, जब तक के लिए गुड बाय।